नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन में काफ़ी कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, और कॉल भी किए जा रहे हैं। हालांकि कॉल तो मुश्किल हो पाता है उठाना, क्योंकि फैमिली भी चलाना होता है और ऑफिस भी चलाना होता है, प्लस यूट्यूब भी चलाना होता है। तो एक बंदे कहाँ कहाँ पे कितना टाइम दे पाएगा वो आप भी समझते हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि जो भी आपके क्वेरी हैं, जो भी अपने कमेंट में पूछे हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करें वीडियो के माध्यम से, जिससे कि एक मास कम्युनिकेशन हो पाए। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप भी समझिएगा इस परेशानी को। चलिए, हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, बीएससी मैथ्स वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बिना सेंट्रल सर्टिफिकेट फॉर्म रिजेक्ट होगा। तमाम जितने भी क्वेरी है सभी का हम आंसर इस वीडियो में देंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की बेस्ट बुक का, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। ये स्टडी गाइड है जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित बुक है। आपको 2500 प्लस कल्पीय प्रश्न विथ व्याख्या मिल जाते हैं, 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। साथ ही साथ कॉम्बो बुक पैकेज के तहत आप रेलवे के रीजनिंग के बुक और मैथ्स के बुक और आप सामान्य अध्ययन के बुक, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आप खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करवा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यही सब चुनिंदा हम प्रश्न आपके लिए हैं, जिससे कि आपका क्लियर डाउट हो जाए और भी लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। मेरा आईटीआई भी है और पीसीएम है, तो हम लोग अलग अलग फॉर्म भरे ना होगा क्या। देखिए, अगर आपका पीसीएम है तो आप जब एक ही फॉर्म भर रहे होंगे, एक ही जोन से भर रहे होंगे, तो आपके 2 एग्ज़ाम मतलब कि देना होगा। एक पीसीएम वाला अलग एग्ज़ाम होगा और एक आपके आईटीआई वाला अलग एग्ज़ाम होगा। तो अब अगर आप चाहें तो आप दोनों जो फॉर्म है वो अलग अलग जोन से भी भर सकते हैं, दोनों फॉर्म एक ही जोन से भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको दोनों ही भरना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप आईटीआई अगर कर रखे हैं तो आईटीआई जितने भी पोस्ट है उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिस आईटीआई से आपने कर रखा है। फिर पीसीएम से अगर वो आईटीआई आपके पीसीएम में काम नहीं आ रहा है तो आप फिर पीसीएम से भर सकते हैं उस दूसरा फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि आईटीआई वाले जो है वो अगर पीसीएम कर रखे हैं, लेकिन वो पीसीएम जो कि वो आईटीआई जो कि पीसीएम से टकरा नहीं रहा है। एक कुछ ऐसे आईटीआई भी हैं जिसमें कि आईटीआई भी खोजा गया है या पीसीएम भी खोजा गया है। तो अगर आपने पीसीएम कर रखा है और आईटीआई भी कर रखा है, लेकिन जो आईटीआई है वो आपके पीसीएम वाले साथ नहीं उसमें एलिजिबिलिटी रख रहा है, तो उसमें आपको 2 फॉर्म भरने हैं, नहीं तो आप एक ही फॉर्म भरेंगे। बात समझ में आ गई। आईटीआई और पीसीएम क्लियरली आप इसको इस तरीके से समझिए, आपने आईटीआई भी कर रखा है और पीसीएम भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड आईटीआई का आपका है उसमें आपके पीसीएम जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। कोई ऐसा भी आपका डिपार्टमेंट है जिसमें कि पीसीएम भी खोजा गया है या आपके आईटीआई खोजा गया है, तो अगर इसमें आईटीआई है और उसमें पीसीएम भी है और जो आईटीआई ट्रेड इसमें खोजा जा रहा है वो आपने कर रखा है, तो एक ही फॉर्म भरना है। लेकिन आईटीआई इसमें सपोज मान लिया बिल्डर खोजा गया है जिसमें कि पीसीएम है, एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे याद नहीं है, जिसमें पीसीएम है उसमें बिल्डर खोजा गया है और आपके पास बिल्डर नहीं है, क्या है, फीटर है, तो आपको अलग से पीसीएम वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास आईटीआई बिल्डर वाला है तो आप पीसीएम के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये ज़रूरी है ध्यान देना कि जिसमें पीसीएम है उसके साथ कौन सा ट्रेड है, वही ट्रेड आपका है तो आपको एक ही फॉर्म भरनी है। अगर वो ट्रेड आपका नहीं है तो आपको 2 फॉर्म भरनी है। बात समझ में आ गई। तो ये क्लियर हो गया होगा मैटर आपको। चलिए, उसके बाद सर एग्ज़ाम कहाँ होगा, होम रीजन में जहाँ फॉर्म डालेंगे। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा आपके जहाँ पे भी सेंटर जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपने फॉर्म डाला है वहाँ पे आपका सेंटर होगा। चूँकि आपने CBT 2 आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं आपको क्लियर कर लूँ। फर्स्ट जो CBT था वो आपके होम सेंटर था, लेकिन जब आपके मेंस जब आए तो मेंस आपको जहाँ पे भी जोन था, जिस जोन से आपने अप्लाई किया था वहीं पे सेंटर गया था। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका होम सेंटर नहीं मिलने वाला है। चलिए, बिल्डर के बारे में बताओ। बिल्डर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए और क्वेरी है। अच्छा, मैथ्स वाले का भी क्वेरी हम पहले सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अगर मैथ्स से आपने बीएससी कर रखा है तो यहाँ पे आप बहुत सारे कह रहे हैं कि मैथ्स वाले एलिजिबल है, लेकिन मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं भी मैथ्स नहीं लिखा है, फिजिक्स लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है। बीएससी आपने कर रखा है, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, यानी कि देखिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से आपने बीएससी कर रखा है, तभी आप जो है वो एलिजिबल हैं। मैथ्स का कहीं चर्चा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो मैथ्स लिए हैं उसमें फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, तो आपका फिजिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट हो जाता है वहाँ पे। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं सिविल से पढ़ा हूँ, तो उसमें सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाया जाता है, पूरा 4 साल फिजिक्स ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का बेसिक जो स्ट्रीम है वो सिविल इंजीनियरिंग है, नाम से ही पता चलता है सिविल इंजीनियरिंग। मैथ्स पढ़ लिए तो क्या, उसमें हम लोग भी 3 सब्जेक्ट मैथ्स पढ़े हैं, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं मैथ्स से रिलेटेड कोई अगर वैकेंसी आएगी तो? नहीं है, क्योंकि आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में मैथ्स वाले को दिया जाता है प्रेफरेंस, किस में, टीचर्स वाला में, लेकिन हम लोग नहीं भर सकते हैं सिविल वाले, क्योंकि मैथ्स पढ़ते हुए भी हम लोग नहीं भर सकते हैं। फिजिक्स वाले में भी नहीं भर सकते हैं, फिजिक्स हम लोग 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं फिर भी नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो आपका मूल सब्जेक्ट कौन सा है। सब्सिडरी सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप 10th में पढ़ते होंगे, सॉरी कहीं भी पढ़ते होंगे, तो आप सुनते होंगे कि आपने ये लिया है वो लिया है। कई बार आपको साथ में कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, साथ में हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, तो क्या हिंदी से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी भरना है तो भर दीजिए, किसी का मानना थोड़ी ना है। वो अलग बात है कि जब आपका सिलेक्शन होगा, डीबी में चढ़िएगा, तो फिर कहिएगा कि केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि बेसिक नोटिफिकेशन में ही आपको समझ के बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी अपने मन पे है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी को रोका थोड़ी ना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन सिग्नल 1 में जो ईई वाले कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। जो सिग्नल में ईई वाले एलिजिबल हैं 100%, मैं श्योर हूँ, ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। और कुछ आपके क्वेरी है तो वो भी ले लेते हैं। ये है बिल्डर वाला, इसमें तो मैंने सभी क्वेरी सॉल्व करी है। पीसीएम वाले से क्या, मैंने आईटीआई कर रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला तो मैंने अभी आपको बना दिया, अभी शुरुआत में ही बताया। सर फिल करने में एससी कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का कि ब्लॉक लेवल का एससी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। देखिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि सेंट्रल के फॉर्मेट में आपके कोई भी स्टेट नहीं बनाता है, हाँ हूबहू आपके बनाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको करना क्या है कि जब भी आपके स्टेट वाला तहसीलदार वगैरह जो बनाता है, उसके बाद वही चीज़ों को फॉर्म में भर के वही सर्टिफिकेट नंबर जितना जो आपका रहेगा वही वाला आपको भर के वो वाला जो निकालेंगे, इसमें जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैंने ये भी यही पिछली बार किया था, सेम वही डिट्टो भर देना है, हाथ से भर देना है, और उसके बाद आपका जो एसडीएम है उनसे वहाँ पे साइन करवा लेना है, तो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में हो जाएगा। ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमने पैसा दे के करवा दिया। हालांकि बिहार में आप जानते ही हैं, बिहार की मैं आपको बता दूँ, लेकिन अदर स्टेट की मुझे नहीं पता, लेकिन आपका बन जाएगा सेंट्रल फॉर्मेट में। बस एक दिन का बात है, आप वो मैनुअली बनता है सेंट्रल फॉर्मेट में। आपका स्टेट फॉर्मेट में जो बनेगा ऑनलाइन तो बनता ही है, सब जगह ऑनलाइन ही लगभग हो गया है, तो ऑनलाइन बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा और उसी फॉर्म को अटैच करके लगा दीजिएगा और सेंट्रल फॉर्मेट में भर के आप दे दीजिएगा, तो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में भी बन जाएगा और सेंट्रल फॉर्मेट में भी वहाँ स्वीकार होता है। चूँकि स्टेट का क्या मैं इशू बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टेट में कोई जो कास्ट होता है ना वो आपके एससी में आ जाते हैं, लेकिन वहीं सेंट्रल में जाए तो उसको एससी नहीं मान के वो ओबीसी में सेंट्रल मानता है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट चीज़ें हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। तो कैसे जो रिक्रूटमेंट होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो सेंट्रल वाले जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो सेंट्रल में जितने भी कास्ट हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि किसको ओबीसी वो मानता है, किसको एससी मानता है। ये बिहार में ही देखिए, जो आपके लोहार थे पहले उसको एससी में डाल दिया गया था और सेंट्रल में वो ओबीसी में थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसलिए वो सेंट्रल के फॉर्मेट में ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो या ओबीसी सर्टिफिकेट हो मांगता है, जिससे कि बाद में कोई मुद्दा न्यायालय में न चला जाए। तो आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप जब तक सेंट्रल का ना हो आप थोड़ा सा मतलब मुश्किल स्थिति में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। जितने भी आपके डाउट हैं लगभग मैंने सॉल्व कर दिए। इसी तरह से पूछते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।